हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पांडे सीरीज पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि पांडे सीरीज अब तक हम लोगों ने 17 क्लास में पेज नंबर 1 से लेकर के 255 तक के पेज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज की क्लास जो है वो है 18वीं क्लास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 256 से लेकर के 270 तक के पेज को। ठीक है, तो जो लोग वो पहले वाली क्लास नहीं देखें वो देख सकते हैं और कंटिन्यू इस पर बने रहेंगे। कई लोगों ने कमेंट किया था कि मैम डेली क्लास लीजिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि स्कूल से आने के बाद जितना समय मिलता है मैं उतने में आप लोगों को क्लास देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैंने पाया है उसको देखना है, उसके बाद से आप लोगों को भी साथ में हमको देखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो जितना समय मिलता है अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं न चाहते हुए भी आप लोगों को क्लास देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास कंटिन्यू रखें। ठीक है, भले ही मैं 1-2 दिन गैप करके देती हूँ क्लास, लेकिन आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो क्लास मिल चुकी है उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें। ठीक है, क्योंकि ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे सीरीज़ ऐसा है कि कोई भी हिंदी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जो भी देना होता है, इससे 100% क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और पूछे जाते हैं। तो इसको याद करने का मतलब इसको कह सकते हैं एक तरह से कि रटने की भी ज़रूरत होती है कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को एक बार देखने से ये पता नहीं चलेगा, इसके लिए आप लोगों को 2-3 बार 4 बार इसको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बहुत हो गई। अब आज हम शुरू करेंगे। जो अब हम नाटक पढ़ रहे थे, तो नाटक में 255 नंबर पेज पर हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसमें हम शुरू करने वाले थे रेवती शरण शर्मा के जो नाटक हैं उनको। ठीक है, तो रेवती शरण शर्मा के नाटक यहाँ दिए गए हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि चिराग की लौ 1962, अपनी धरती 1963, अंधेरे का बेटा 1969, न धर्म न ईमान 1970 और दीपशिखा है 1973। ठीक है, ये किनके नाटक हैं? रेवती शरण शर्मा के नाटक हैं। जब हम कई बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे ना, रिवाइज करेंगे, वो 100% गारंटी है कि वो आप लोगों को याद हो जाएगी। तो इसको कई बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। अब है राजेंद्र कुमार शर्मा। राजेंद्र कुमार शर्मा एक सुद्देश्यवादी नाटककार हैं। इनके नाटक निम्न हैं। रेत की दीवार है 1963 ईस्वी की, अपनी कमाई 1969 ईस्वी और नीलाम घर 1977। ये तीनों जो नाटक हैं राजेंद्र कुमार शर्मा के हैं। और अपनी कमाई जो है पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। ध्यान रखिएगा, इनके जो 3 नाटक यहाँ दिए गए हैं, इनमें से जो अपनी कमाई नाटक है वो पंजाब सरकार द्वारा यह पुरस्कृत किया गया नाटक है। सुरेंद्र वर्मा ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है और सुरेंद्र वर्मा के नाटक पूछे जाते हैं। ठीक है, द्रौपदी है, क्रम वाइज देखते हैं। द्रौपदी है 1972 में और इसमें महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण किया गया है। सेतुबंध है 1972 में। यह संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित है। जो प्रवर सेन द्वितीय थे ये संस्कृत भाषा में ये नाटक करते थे। ठीक है, नाटक लिखते थे। संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित है। जो ये लिखे थे सेतुबंध, इसी पर आधारित ये सेतुबंध है। और ये सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा की है और जो सेतुबंध प्रवर सेन ने लिखा ये संस्कृत भाषा में है और सुरेंद्र वर्मा का जो है सेतुबंध ये हिंदी भाषा में है। ठीक है, नायक खलनायक विदूषक 1972 की है
और यह इसमें दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर नाटक लिखा गया है। ये तीनों जो नाटक हैं मैंने इसको एक ही में किया है। तीनों जो नाटक है, द्रौपदी है, सेतुबंध और नायक खलनायक विदूषक है, ये तीनों 1972 का नाटक है। अब देखते हैं अगला नाटक, जो कि ये नाटक पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट नाटक है, चौथा स्टार लगा लीजिएगा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 का है और इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। 8वां सर्ग है 1976, कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। कुमार संभव नाटक किसका है? कालिदास का है। और कालिदास जो कुमार संभव नाटक लिखे हैं उसमें जो 8वां सर्ग है, 8वां सर्ग को इन्होंने 8वें सर्ग के नाम से नाटक के रूप में लिखा है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 का है। इसमें मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण है। एक दूनी एक 1987 का है। शकुंतला की अंगूठी 1990 का है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मिति, यानी जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है कालिदास का, उसी को हिंदी में ये लिखा गया है, शकुंतला की अंगूठी। अब है कैद ए हयात 1993 में है। यह मिर्ज़ा गालिब के जीवन पर आधारित है। और 10वां यहाँ पर मैंने लिखा है कि रति का कंगन, ये रति का कंगन है 2010 का, और यह भी सुरेंद्र वर्मा का ही नाटक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 8वां सर्ग प्रथम नाटक नहीं 8वां सर्ग नाटक जो है प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 8वां सर्ग जो नाटक है इसके पहले क्या हुआ था? हत्या के नाम से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि जो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 8वां सर्ग, वह इसके पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, या पूछ सकता है किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो हत्या नाम से प्रकाशित हुआ था कथा पत्रिका में। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। ये तो याद ही हो जाएगा, बड़े सैयद छोटे सैयद यानी हसन अली हुसैन अली। लेकिन इसको याद रखिएगा 8वां सर्ग को, या कि हत्या नाम से यह प्रकाशित हुआ था। रमेश बख्शी बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार हैं, रमेश बख्शी बोल्ड। और इनके नाटक यहाँ दिए गए हैं। देवयानी का कहना है 1972 ईस्वी, तीसरा हाथी 1975 और वामाचार 1977, यादों के घर और कसे हुए तार 1979। ये 5 जो नाटक दिख रहे हैं आप लोग, यह रमेश बख्शी बोल्ड का है। देवयानी का कहना है, याद रखिएगा, यह पहला जो नाटक है यह पूछा जाता है। देवयानी का कहना है 1972, किसका नाटक है? रमेश बख्शी बोल्ड का है। हमीदुल्लाह एक व्यंग्यकार नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हमीदुल्लाह एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकाशित नाटक निम्नांकित हैं। उलझी आकृतियाँ 1973 का है और इसमें पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण किया गया है। पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण किया गया, यानी सच्चाई को दिखाया गया है उलझी आकृतियाँ में। हमीदुल्लाह का है। अगला देखते हैं दरिंदे 1975 का है। इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर के पशु का चित्रण है। मतलब ऊपर से देखने में तो सभ्य मनुष्य लग रहा है, लेकिन उसके भीतर पशुता जो है उसको दिखाया गया है दरिंदे में। उत्तर उर्वशी 1979 की है और हरवार 1986 की है। हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियाँ नाटक में 3 नाटक हैं। उलझी आकृतियाँ में 3 नाटक संकलित हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ। ठीक है, एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ, ये तीनों उलझी आकृतियाँ नाटक में हैं। तो दे सकता है ऑप्शंस में कि इनमें से कौन सा नाटक उलझी आकृतियाँ नाटक में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिए समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ। सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित नाटक अमृतपुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है। यह इनकी एकमात्र नाट्य कृति है। तो अमृतपुत्र एक ही नाटक है सत्यव्रत सिन्हा का है अमृतपुत्र। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। विपिन कुमार ने 3 एपिसोड
नाटक लिखे हैं। एक है कि 3 अपाहिज, सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में सन 1960 में प्रकाशित हुआ था। कल्पना पत्रिका में 3 अपाहिज प्रकाशित हुआ था। 3 अपाहिज के बाद है लोटन 1974 और खोए हुए की तलाश। 3 अपाहिज लोटन हैं, खोए हुए की तलाश। 3 अपाहिज लोटन, खोए हुए की तलाश, यह नाटक है विपिन कुमार का। 3 अपाहिज लोटन, खोए हुए तलाश, ये तीनों नाटक है विपिन कुमार का। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी, बापू की हत्या हजारवीं बार, अंधेरे के राही, नागपास, 4 यारों का यार। सुशील कुमार सिंह का है सिंहासन खाली है, बापू की हत्या हजारवीं बार, अंधेरे के राही, नागपास, 4 यारों का यार। ठीक है, नागपास, 4 यारों का यार। आगे देखते हैं मणि मधुकर का। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं रसगंधर्व 1975, इसमें तत्कालीन राजनीति सामाजिक विसंगति का चित्रण है। बुलबुल की सराय 1978, इसमें आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर व्यंग्य किया गया है। दुलारी बाई 1978, पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों, रूढ़ियों पर व्यंग किया गया है। खेला पोलमपुर 1979, इसमें है स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत। एक तारे की आँख 1980, कबीरदास के व्यक्तित्व के आधार पर यह लिखा गया है। एक तारे की आँख, यह है मणि मधुकर का। ठीक है, एक तारे की आँख। दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाटक त्रयी है। त्रयी का मतलब इसमें 3 है। कौन कौन है? इतिहास चक्र, कथा एक कंस की। इतिहास चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ। इतिहास चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ, ये तीनों नाटक त्रयी में आते हैं। है दया प्रकाश सिन्हा का इतिहास चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ। दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक हैं, ये तो नाटक त्रयी में आते हैं। और दया प्रकाश सिन्हा के जो और नाटक हैं वो नीचे दिए गए हैं। पंचतंत्र 1960, मन के भंवर 1968, दुश्मन 1979, अपने अपने दांव 1972, ओह अमेरिका 1973, साँझ सवेरे 1974, मेरे भाई मेरे दोस्त 1974 और सादा रापका 1980। ठीक है, ये जो नाटक हैं 8 ये दया प्रकाश सिन्हा के हैं। लेकिन नाटक त्रयी में यही तीनों आते हैं, इतिहास चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ। अब आगे देखते हैं शंकर शेष का। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। फंदी, इसमें व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण है। घरौदा 1978 का है, इसमें दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण है। युवतियों का जो यथार्थ चित्रण किया गया है ये घरौदा में किया गया है। एक और द्रोणाचार्य, ये मोस्ट है। एक और द्रोणाचार्य, महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण किया गया है। एक और द्रोणाचार्य 1977, याद रखिएगा शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य। अगला है अरे मायावी सरोवर। अरे मायावी सरोवर 1980 का है, पौराणिक कथानक पर आधारित है। रक्त बीज है, बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार पोस्टर। बंधन अपने अपने चेहरे, इसमें व्यक्ति व समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण है। और कोमल गांधार में महाभारत के कथानक पर आधारित है कोमल गांधार। पोस्टर है वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण किया गया है। खजुराहो का शिल्पी में है काम व आध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण। और विनबाती के दीप, आधी रात के बाद, ये भी नाटक इनके ही हैं। आगे देखते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतर आला अफसर नाम से किया। मुद्रा राक्षस यहाँ पर नाटककार भी हैं और एक मुद्रा राक्षस नाटक भी है। मुद्रा राक्षस क्या लिख दिए?
मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाटक भी है, किसका है याद रखिएगा, विशाख दत्त का है। संस्कृत के नाटककार हैं विशाख दत्त, ठीक है। और यहाँ पर जो मुद्रा राक्षस आप देख रहे हैं ये नाटककार हैं, लिखने वाले हैं। या रूसी नाटककार गोगोल के नाटक जो इंस्पेक्टर जनरल है, इसका हिंदी नाट्य मतलब हिंदी में रूपांतर किए थे आला अफसर नाम से, ठीक है। गोगोल ने लिखा था इंस्पेक्टर जनरल, और इंस्पेक्टर जनरल को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया हिंदी में आला अफसर नाम से। किन्होंने? मुद्रा राक्षस ने, ठीक है। और मुद्रा राक्षस के अन्य नाटक हैं, नीचे दिए गए हैं। तिलचट्टा, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया नाटक है। तिलचट्टा है 1972 का। इसमें स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है। तिलचट्टा में स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण किया गया है और यह 1972 का नाटक है। योर्स फेथफुली 1974 का है और उसमें केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण किया गया है। किसमें? योर्स फेथफुली में। और यह नाटक है 1974 की। मरजीवा है, इसमें वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण है। तेंदुआ है, इसमें मानव की पाशविक प्रवृत्तियों का चित्रण है, यानी पशु के समान व्यवहार करने वाला जो होता है उसका चित्रण किया गया है। प्रथम प्रस्तुति है आला अफसर। आला अफसर जो कि अभी आप लोग ऊपर देखे हैं, यह कन्वर्ट किया गया है, हिंदी में रूपांतरित किया गया है। इसमें नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण है, 1979 की है। 1979 में एक और नाटक है गुफाएं, और इसमें द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना है। संतोला है 1980 का, वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। हाशिए की भाषा कहा है नाटक की भाषा को किसने? मुद्रा राक्षस ने। अब देखते हैं गिरिराज किशोर के नाटक। गिरिराज किशोर के नाटक हैं नरमेध, बादशाह गुलाम बेगम, 1979 का है। इसमें सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण किया है गिरिराज किशोर ने, ठीक है। प्रजा ही रहने दो 1977 का है। इसमें महाभारत के कथानक पर आश्रित इसमें नाटक लिखा गया है। घोड़ा और घास 1980 का है। चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 का है, और इसमें व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का भी चित्रण किया गया है। केवल मेरा नाम लो 1984 का है। इसमें फ्रायडीय मनोविज्ञान पर आधारित इडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। इडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है, और किसमें है? केवल मेरा नाम लो में, ठीक है। यह गिरिराज किशोर का है। जुर्म आयद, जुर्म आयद 1987 का है, और इसमें न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण है। काठ की तोप 2001 का है। इसमें व्यंग्यात्मक इसे नाटक कहा गया है। काठ की तोप को व्यंग्यात्मक नाटक कहा गया, यानी व्यंग किया गया है इसमें। गिरिराज किशोर की कृत नरमेध के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखते हैं, गिरीश रस्तोगी लिखती हैं। गिरीश रस्तोगी कौन है? लेखिका हैं। ये लिखती हैं कि नरमेध वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटलेक्चुअल्स नाटक है। सन 1979 ईस्वी प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित नाटक है। अब देखिए, बलराज पंडित का नाटक है 5वां सवार, बस इतना याद रखिए। बलराज पंडित का जो नाटक है वह है 5वां सवार 1979 का। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरूरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर सन 1900 में यमगामा नाटक की रचना की है, उर्वशी और पुरूरवा के आधार पर। ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की है। शिवमूर्त सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की है। एक एक नाटक है, ये ध्यान रखिएगा। दूधनाथ सिंह का है यमगामा, ललित कुमार का है हत्या एक आकार की, शिवमूर्त सिंह का है पूर्वार्ध, और डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पर एक प्रश्न मृत्यु, बहुत मोस्ट है,
एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक लिखा। असगर वजाहत ने लीला की आवाज़ नाटक लिखा। बृजमोहन शाह व्यंग्य एवं विसंगति बोधक के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। बृजमोहन शाह के हम नाटक देख लेते हैं। व्यंग्यात्मक नाटक है और विसंगति बोधक नाटक है। इसमें है त्रिशंकु। त्रिशंकु है 1973 का व्यंग्य समस्या नाटक है। सहयमात है 1976 का। इसमें विसंगति बोध नाटक इसमें व्यंग्य है और इसमें विसंगति है। त्रिशंकु में व्यंग्य है, अंक की मात्रा इसमें अंक की मात्रा ऐसे भी, लेकिन इसमें भी तो दिया गया है। सहयमात में विसंगति बोध नाटक है। ये सहयमात 1976 का। युद्धमन है 1975 में। युद्ध की व्यवस्था, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्ति स्थिति का चित्रण है। युद्ध की व्यवस्था, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्ति का चित्रण किया गया है युद्धमन में। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है, त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्स और तल्ख नाटक है। इतना कठिन शब्द किसने कहा है, लिखा है? दशरथ ओझा। दशरथ ओझा क्या कहते हैं? त्रिशंकु के बारे में कहते हैं कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्स और तल्ख नाटक है। त्रिशंकु आत्मनेपद किसकी और रचना है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आत्मनेपद है, त्रिशंकु है, ये सब रचना किसकी है? अब ये देखते हैं। सहयमात हिंदी का एक गिनिफिकेंट नाटक है। ये जो सहयमात है विसंगति वाला, यह गिनिफिकेंट नाटक है। रामेश्वर प्रेम ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान 1997 का, लोमड़ वेश 1980 का। लोमड़ वेश रामेश्वर प्रेम का है। लोमड़ वेश याद रखिएगा, ये पूछा जाता है लोमड़ वेश। लोमड़ वेश नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक द फॉक्स या वालपोनी का हिंदी रूपांतर है। देखिए, वेन जॉनसन थे, वो लिखे थे द फॉक्स, या उसको वालपोनी नाम भी दिए थे, द फॉक्स या वालपोनी, और उसी का इन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतर किया रामेश्वर प्रेम ने लोमड़ वेश के नाम से। और लोमड़ वेश 1980 की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोहन। नरेंद्र मोहन के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 का है। इसमें कबीर के व्यक्तित्व के आधार पर चित्रण किया गया है। नाटक का आधार लिया गया है, कबीर के व्यक्तित्व को आधार माना गया है। सिंगधारी 1988 का है। कलंदर 1991 का है। इसमें सूफियों के मस्ती आज़ादी का चित्रण है। सूफियों के मस्ती आज़ादी का चित्रण है। सूफी कब थे? सूफियों को हम लोगों ने कब पढ़ा? सूफी कब पढ़ा? भक्तिकाल। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया था। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया था, दो धाराओं में बांटा गया था। एक है निर्गुण धारा और एक है सगुण धारा, ठीक है। और यह निर्गुण धारा को दो शाखाओं में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनता है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है। और इसी प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य, ज्ञानाश्रयी शाखा में संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी काव्य लिखे गए। और यही सूफी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसी सूफी की बात यहाँ पर हो रही है कि सूफियों के मस्ती आज़ादी का चित्रण किस में है? कलंदर में। नो मैंस लैंड, इसको याद रखिएगा। नो मैंस लैंड 1994 का है। इसमें हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है। नो मैंस लैंड में हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है। और नो मैंस लैंड कब लिखा गया? 1994 में। किसने लिखा? नरेंद्र मोहन ने। अभंग गाथा सन 2000 का है। संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है। नो मैंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। मंटो की एक कहानी है टोवा टेक सिंह, उससे प्रभावित है नो मैंस लैंड। शरद जोशी व्यंग्य नाटक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख व्यंग्य नाटक निम्न है बैगन की नाव, एक था गधा 1980, अंधों का हाथी, बैगन की नाव,
एक था गधा और अंधों का हाथी, किसका है? शरद जोशी का। और है सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। अब पूछ देगा कि नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की? सुदर्शन मजीठिया ने। सन 1986 ईस्वी में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की। आचार्य नंद किशोर ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। देहांतर है 1987 का, इसमें ययाति शर्मिष्ठा देवयानी एवं पुरु की पौराणिक कथा भूमि पर आधारित नाटक है। पागल घर है 1988 का, इसमें यह जो है काल्पनिक नाटक है, काल्पनिकता के आधार पर लिखी गई है पागल घर। हस्तिनापुर है, इसमें महाभारत की कथा पर आधारित है हस्तिनापुर। जिले सुभानी याद रखिए, आचार्य नंद किशोर का जिले सुभानी मोस्ट है। इसमें मुगल बादशाह अकबर की जीवनी लिखी गई है। मुगल बादशाह जो अकबर थे उनकी जीवनी पर आधारित है यह जिले सुभानी। जूते है अरेबियन नाइट्स की लोकप्रिय कथा पर आधारित है। गुलाम बादशाह है 1992 का, इसमें बलबन के जीवन कथा पर आधारित है। किमिदम यक्षम है मूर्तिकार पिता एवं उसकी पुत्री के बीच का प्रेम है, ये भी मोस्ट है। किमिदम यक्षम, इसमें जो मूर्तिकार जो पिता होता है अपनी पुत्री का जो वो क्या मूर्ति बनाता है, और मूर्ति बनाते हुए मतलब उससे प्रेम है, अपनी बेटी से मूर्ति बनाता है, और उसी को लेकर लिखा गया है किमिदम यक्षम में। और किमिदम यक्षम लिखा किसने? आचार्य नंद किशोर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान है। इनके प्रमुख नाटक अग्रांकित हैं। आइए देखते हैं नाटक कौन कौन से हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य का नाटक है भूख आग है, हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न। ये 3 नाटक लिखे हैं कृष्ण बलदेव वैद्य। भूख आग है 1998, हमारी बुढ़िया 2000, सवाल और स्वप्न 2001। भूख आग है, इसमें क्या किया गया है? यह एक विडंबना प्रधान नाटक है, यानी विडंबना है। ठीक है, भूख आग है, यह विडंबना नाटक है। और हमारी बुढ़िया, इसमें एक बूढ़ी स्त्री की त्रासदी का चित्रण किया गया है, बूढ़ी स्त्री को दिखाया गया है। सवाल और स्वप्न में स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का चित्रण है। ठीक है, स्त्री की अस्मिता, और देखने से ये लग रहा है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नाटक। ठीक है, भूख आग है, उससे जुड़ा हुआ है हमारी बुढ़िया, और उससे जुड़ा हुआ है सवाल और स्वप्न। और बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है, जो लेखक की ही एक कहानी है। ठीक है, लेखक की ही कहानी है का मतलब जो हमारी बुढ़िया है 2000 का, ये पहले बुढ़िया की गठरी नाम से था। ठीक है, बुढ़िया की गठरी नाम से कृष्ण बलदेव वैद्य ने नाटक लिखा था, और उसी कहानी को आधार बनाकर या उसी कहानी पर इन्होंने हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किए हैं। ठीक है, नागबोड़स के प्रमुख नाटक निम्नांकित हैं। नागबोड़स ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, आइए देखते हैं। इन्होंने लिखा है खूबसूरत बहू 1998, इसमें ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है। वसीयत है 1998, और दलित है 1998, तोता झूठ नहीं बोलता 1998। ये चारों जो नाटक हैं 1998 की रचना है। और जो दलित है यह राजनीतिक नाटक है, दलित जो है राजनीतिक नाटक है, जबकि खूबसूरत बहू ग्रामीण जीवन पर आधारित है। तोता झूठ नहीं बोलता, अक्सर तोता सर्कस में रखे जाते हैं, इससे आप लोग कनेक्ट करिएगा। सर्कस की दुनिया की जो है नग्न सच्चाई दिखाता है, तोता झूठ नहीं बोलता। जो सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई है यह दिखाता है, तोता झूठ नहीं बोलता। पढ़ो फारसी बेचो तेल सन 2002 का है। ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विटगेंस्टाइन के जीवन पर आधारित है। विटगेंस्टाइन के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? पढ़ो फारसी बेचो तेल, यह नागबोड़स का नाटक है। आगे देखते हैं, स्वदेश दीपक का है। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। प्रगतिशील, ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील ये भी पूछ सकता है कि स्वदेश दीपक किस काल के नाटककार हैं? आधुनिक युग के हैं, लेकिन कैसे नाटककार हैं? प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। नाटक बाल भगवान 1989, लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर है। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर है, यानी स्वदेश दीपक ने नाटक बाल भगवान नाम से कहानी लिखे थे।
बाल भगवान नाम से कहानी लिखे थे स्वदेश दीपक ने, और उसी कहानी को इन्होंने नाटक के रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, नाटक के रूप में इन्होंने परिवर्तित किया। जैसे महाभोज नाटक और महाभोज उपन्यास है, महाभोज नाटक भी है और उसी का रूपांतरित चीज़ है महाभोज। महाभोज उपन्यास, महाभोज उपन्यास, और यह उपन्यास है किसका है? महाभोज मन्नू भंडारी। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने बाल भगवान नाम से कहानी लिखे थे और उसके बाद से बाल भगवान नाम से उसी को कन्वर्ट करके इन्होंने नाटक लिखे हैं। कोर्ट मार्शल, ये याद रखिएगा, कोर्ट मार्शल इम्पोर्टेंट है, 1991 का है। इसमें फौजी जीवन की सच्चाई को दिखाया गया है। स्वदेश दीपक का है कोर्ट मार्शल। जलता हुआ रथ 1998 का है। इसमें शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द को दिखाया गया है। शोषक एवं शोषित यानी सबसे शोषक एवं शोषित का मतलब जैसे किसान है और उस पर कोई अत्याचार कर रहा है, जैसे उस समय शासन करने वाले लोग रहते थे, इस तरह से। तो अक्सर प्रगतिवादी युग जब चल रहा था, प्रगतिवाद में शोषक और शोषित को ही दिखाया गया है। शोषक और शोषित पर ही ज़्यादा रचनाएं की गई हैं। सबसे उदास कविता 1998 का है। वर्ग संघर्ष का इसमें चित्रण है। आगे देखते हैं। काल कोठरी 1999 का है। कलाकार की पीड़ा का चित्रण किया गया है। अब देखते हैं राजेश जैन का। राजेश जैन व्यंग्य नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। वायरस है, याद रखिएगा, वायरस पूछा जाता है। और विषवंश 1999। वायरस है 1994, विषवंश है 1999। वायरस है 1994, विषवंश है 1999। ये दोनों व्यंग नाटक है राजेश जैन की। अब आगे देखते हैं। वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है। प्रताप सहगल ने 2 नाटकों की रचना की है। एक है अन्वेषक 1992 की और दूसरा है नहीं कोई अंत 1999। अन्वेषक और नहीं कोई अंत ये प्रताप सहगल के 2 नाटक हैं। अब यहाँ देखते हैं अन्य प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं। नरेंद्र मेहता, खंडित यात्राएं। नरेंद्र मेहता के जो नाटक है वो है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे, यह है नरेश मेहता की। खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। नरेंद्र कोहली का है संबुक की हत्या। रमेश चंद्र शाह का है मारा जाई खुसरो। सुदर्शन चोपड़ा का है काला पहाड़। पृथ्वीनाथ शास्त्री का है क्रीडनक। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का है अश्वत्थामा। अजित कुमार पुष्कल का नाटक है घोड़ा घास नहीं खाता, याद रखिए, घोड़ा घास नहीं खाता। कड़ाद ऋषि भटनागर का है जहर जनता का सेवक। चिरंजीत ने लिखा है तस्वीर उसकी, अभिमन्यु चक्रव्यूह में। शिव प्रसाद सिंह का है घाटियाँ गुजती हैं, इम्पोर्टेंट है। कमलेश्वर का है अधूरी आवाज़। रमेश उपाध्याय का है पेपर वेट। गोविंद चातक का नाटक है काला मुंह, जबकि राजेश जोशी का है जादू जंगल। राम कुमार भ्रमर का है तमाशा। जयशंकर त्रिपाठी का है कुरुक्षेत्र का सवेरा। संतोष कुमार का है चाय पार्टियाँ। संतोष कुमार नौटियाल नाम है। संतोष कुमार का है चाय पार्टियाँ। सत्य प्रकाश सेंगर का है दीप से दीप जले। ठीक है, ये कुछ प्रमुख नाटककार हैं। अब यहाँ देखते हैं प्रमुख अनुदित नाटक एवं नाटककार जो कि संस्कृत से और अंग्रेजी से अनुवादित किए गए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह का है शकुंतला, 1862 का है। और शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर लिखी गई, यानी जो संस्कृत का नाटक है कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, उस पर लिखा गया है। ठीक है। रत्नचंद्र लीडर ने लिखा है भरमजालक 1879 में, और यह नाटक है कॉमेडी ऑफ इरर्स। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि कॉमेडी ऑफ इरर्स, और इसी का अनुवाद किया है रत्नचंद्र लीडर ने भरमजालक नाम से। मुद्रा राक्षस लिखे हैं आला अफसर,
गोगोल ने जो लिखा है द गवर्नमेंट अफसर, उसी का अनुवाद है। और रघुवीर साय ने बर्नम वन लिखा है, जो कि शेक्सपियर के मैकबेथ का अनुवाद है। विष्णु प्रभाकर ने वंदिनी लिखा है। प्रभात कुमार का है देवी नाटक, बांग्ला भाषा में है और उसी का अनुवाद किया है वंदिनी नाम से। देवी है बांग्ला भाषा में प्रभात कुमार का और वंदिनी हिंदी में विष्णु प्रभाकर का। ठीक है। रामेश्वर प्रेम ने लोमड़ वेश लिखा है 1980 में। या वेन जॉनसन दी फॉक्स या बॉल पोनी, दो नाम रखे हैं। दी फॉक्स याद रखिए, जो अंग्रेजी में दी फॉक्स है उसका अनुवाद क्या है लोमड़ वेश से। फॉक्स मैंने लोमड़ होता है ना, लोमड़ी फॉक्स मिस, वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन वेन जॉनसन लिखा है फॉक्स और लोमड़ लिखा है रामेश्वर प्रेम। ठीक है। आज देखते हैं मनु भंडारी ने 2 प्रमुख नाटकों की रचना की है जो निम्न है। कौन कौन सी है? पहला है बिना दीवारों के घर। मनु भंडारी लिखती हैं नाटक बिना दीवारों के घर 1965 में, और इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण किया गया है। ठीक है। और दूसरा है महाभोज। महाभोज नाटक है 1982 का। इसमें इस उपन्यास में महाभोज जो उनका उपन्यास है, इस नाटक में महाभोज जो उपन्यास है उसी को इन्होंने रूपांतरित कर दिया है नाटक के रूप में। ठीक है। शांति मेहरोत्रा ने 2 प्रमुख नाटक लिखे हैं एक और दिन, ठहरा हुआ पानी। 2 नाटक शांति मेहरोत्रा द्वारा लिखा गया है, एक और दिन और ठहरा हुआ पानी 1975। मृदुला गर्ग ने लिखा है नाटक। इनका नाटक देखते हैं मृदुला गर्ग का, एक और अजनबी 1978। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किया गया है। जादू का कालीन 1993 में है। बंधुआ मजदूर बच्चों की विवशता और त्रासदी का चित्रण है। जादू का कालीन में है बंधुआ मजदूर बच्चों की विवशता और त्रासदी, इसमें दिखाया गया है जादू का कालीन में। कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण, ये तीनों 1969 का है। और यह तीन कैदें जो नाटक है उसमें तीनों को ऐड किया गया है, तीनों को सम्मिलित किया गया है। कितनी कैदें में स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण किया गया है। दुल्हन एक पहाड़ की में इजेबेल एंड्रस के एकांकी ब्राइट फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है। दुल्हन एक पहाड़ की, हिल्स माने पहाड़ होता है, दुल्हन एक पहाड़ की। इजेबेल एंड्रस का एकांकी है, इजेबेल एंड्रस का एकांकी है। एकांकी यानी एक अंक का जो नाटक होता है उसे एकांकी कहते हैं। और ये एकांकी है ब्राइट फ्रॉम द हिल्स, ब्राइट फ्रॉम द हिल्स, दुल्हन एक पहाड़ की। ठीक है। दूसरा संस्करण 1969, ये दूसरा संस्करण किसका है? दुल्हन एक पहाड़ की का दूसरा संस्करण। और ये तीनों कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण, यहाँ दिया गया ये तीनों नाटक जो है 3 कैदें एक ही जिल्द में, यानी 3 कैदें में 1969 में 3 कैदें नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है। मृणाल पांडे के नाटक सामाजिक संदर्भों से अनुप्राणित है जो निम्न है। देखते हैं मृणाल पांडे की रचना। इनका नाटक है जो राम चिराखा 1981, मौजूदा हालत को देखते हुए 1979 और आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983। ये तीनों नाटक मृणाल पांडे की है। शोभा भूटानी ने शायद हाँ नाटक रचना की। शायद हाँ किसका है? शोभा भूटानी का। कुसुम कुमार का है महिला नाटक। कुसुम कुमार महिला नाटककारों में सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखी हैं, तो इसको स्टार लगा लीजिए। पूछ सकता है कि महिला नाटककारों में सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखने वाली कौन सी हैं? तो कुसुम कुमार, याद रखिए कुसुम कुमार। इनके नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक 1979। ठीक है। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनता है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच और लश्कर चौक, ये नाटक हैं कुसुम कुमार के। लश्कर चौक जो नाटक है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित है। खुदाराम कहानी किनकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी
एवं बाँझ घाटी। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी और बाँझ घाटी नाटक की रचना की है। बाँझ घाटी, काठ की गाड़ी। त्रिपुरारी शर्मा ने लिखा है काठ की गाड़ी और बाँझ घाटी। गिरीश रस्तोगी ने 2 मौलिक नाटक लिखे हैं, असुरक्षित और मुझे मत मारो। गिरीश रस्तोगी ने 2 नाटक लिखे हैं, एक है असुरक्षित और दूसरा है मुझे मत मारो। अब प्रतिभा अग्रवाल द्वारा किया गया लेखकों का नाट्य अनुवाद। ये अनुवादित नाटक हैं प्रतिभा अग्रवाल का। मूल लेखक हैं बादल सरकार और इन्होंने लिखा है, मूल लेखक हैं बादल सरकार और लिखा है इनका ए इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआ जी, घेरा, राम श्याम, जदू, बल्लभपुर की रूप कथा। ठीक है, और इसका इन्होंने अनुवाद किया है प्रतिभा अग्रवाल ने। प्रेमचंद का जो गोदान है, गोदान उपन्यास है, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। अमृतलाल नागर का है सुहाग के नुपुर। एस.एल. भैरप्पा वंश वृक्ष, ये एस.एल. भैरप्पा का है वंश वृक्ष, इसका भी प्रतिभा अग्रवाल ने अनुवाद किया है। गिरीश रस्तोगी द्वारा किया गया नाट्य रूपांतर, श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी और रंगनाथ की वापसी नाम से इन्होंने रूपांतरित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाणभट्ट की आत्मकथा, उपन्यास है। अब बाणभट्ट की आत्मकथा नाम से गिरीश रस्तोगी ने भी रूपांतरित किए हैं। और राग दरबारी और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये दोनों नेट के सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है, जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता है। अब देखते हैं हिंदी का प्रमुख गीति नाट्य एवं काव्य नाट्य निम्नलिखित हैं। हिंदी का प्रमुख गीति नाट्य और काव्य नाट्य निम्नलिखित हैं। निराला का है पंचवटी प्रसंग, छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद का है करुणालय। सुमित्रानंदन पंत का है रजत शिखर शिल्पी, 2 है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का है अंधायुग, 1955 का है। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है सूखा सरोवर, 1960 का है। दुष्यंत कुमार का है एक कंठ विस्पाई, 1963 का है। इसमें शिव और सती की पौराणिक कथा लिखी गई है। भारत भूषण अग्रवाल का है अग्निलिख, 1976। इसमें राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अज्ञेय का है उत्तर प्रियदर्शी, ये याद रखिएगा, अक्सर ये दिमाग पर नहीं रहता है, ये सब याद रहता है, लेकिन अज्ञेय का जो उत्तर प्रियदर्शी है ये भूल जाता है। उत्तर प्रियदर्शी है जो अज्ञेय का है नाटक, इसमें सम्राट अशोक के जीवनी लिखी गई है। उत्तर प्रियदर्शी में सम्राट अशोक के जीवनी को लिखा गया है और लिखा किसने है? अज्ञेय ने। विनोद रस्तोगी सूतपुत्र है। डॉक्टर विनय का है एक प्रश्न मृत्यु। एक प्रश्न मृत्यु में क्या है? यह महाभारत की कथानक पर आधारित है। वीरेंद्र नारायण का है सूरदास। ठीक है, अब हिंदी के प्रमुख नाटक एवं उनके पात्र देख लेते हैं कि नाटकों में कौन कौन से पात्र हैं। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन और इसमें पुरुष पात्र है कालिदास, बिलोम, मातुल, दंतुल। ठीक है, कालिदास, बिलोम, मातुल और दंतुल। और स्त्री पात्र है अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, रंगिड़ी और संगिड़ी। ठीक है, रंगिड़ी और संगिड़ी। लहरों का राजहंस में है नंद, श्यामांग, आनंद और स्त्री पात्र है सुंदरी, अलका और मैत्रेय। ठीक है, आधे अधूरे है इसमें महेंद्रनाथ, अशोक, सिंघानिया, जगमोहन और स्त्री पात्र है सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा। विष्णु प्रभाकर का है डॉक्टर और पुरुष पात्र है इसमें सतीश चंद्र और स्त्री पात्र है डॉक्टर अनिला और मधुलक्ष्मी। भीष्म साहनी का है हानुस, इसमें पात्र है हानुस, पादरी, एमिल और जेकब और स्त्री पात्र है कात्या और पान्या। उपेंद्रनाथ अस्क का है अंजू दीदी, इसमें है श्रीपत और अंजू दीदी जो अंजलि के नाम से रहती है वो है स्त्री पात्र। जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क, इसमें विशु, नरसिंह देव और धर्मपाल
पुरुष पात्र रहते हैं। और पहला राजा में है पृथु और शुक्राचार्य। लक्ष्मी नारायण लाल का है मादा कैक्टस और इसमें अरविंद नाम का पुरुष पात्र रहता है और स्त्री पात्र रहती है सुजाता और आनंदा। सुरेंद्र वर्मा का है द्रौपदी और इसमें मनमोहन नाम का पुरुष पात्र रहता है और सुरेखा नाम की स्त्री पात्र रहती है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, इसमें अरविंद और विमलेंदु पुरुष पात्र रहते हैं और ललिता, यदु और अनुराधा स्त्री पात्र रहती हैं। ठीक है, अब देखते हैं एकांकी। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 की रचना है और इसको आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है जो निम्न है। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं प्रथम एकांकीकार हैं। रामनाथ सुमन कहते हैं राम कुमार वर्मा हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो हैं प्रथम एकांकीकार हैं। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी एकांकी की रचना की है। 1930 में बादल की मृत्यु लिखा है राम कुमार वर्मा ने और 1930 में एक घूंट लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है, हिंदी के प्रमुख एकांकीकार निम्नलिखित हैं। इधर देखते हैं एकांकी और एकांकीकार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा 1943, विभूति, सप्तकिरण, रूप तरंग, कौमुदी महोत्सव, याद रखिए कौमुदी महोत्सव पूछा जाता है, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखे गए एकांकी हैं। पृथ्वीराज की आंखें और कौमुदी महोत्सव याद रखिएगा, पृथ्वीराज की आंखें और कौमुदी महोत्सव। भुवनेश्वर का है कारवा, उपेंद्र नाथ अस्क का है, इन्होंने लिखा है सामाजिक व्यंग वाले एकांकी हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता और प्रतीकात्मक एकांकी है चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली और प्रहसन इन्होंने लिखा है कि पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा साहब कैसी आया। ठीक है, उदय शंकर भट्ट का है एक ही कब्र में, 10,000, दुर्गा, नेता 1935, वर निर्वाचन। उसके बाद से सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनेखे लाल, विष की पुड़िया। सेठ गोविंदास का है स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत चतुष्पथ। स्पर्धा और हंगर स्ट्राइक सेठ गोविंददास का है। जगदीश चंद्र माथुर का है मेरी बांसुरी 1936, भोर का तारा याद रखिएगा। और कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी बहुत इम्पोर्टेंट है, यह NCERT के बुक में भी दिया गया है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का, इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, पढ़िएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी का। मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, सारदिया और बंदी। ठीक है, इसमें से मेरी बांसुरी, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी और खंडहर याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी अक्सर पूछा जाता है। भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी और खंडहर जगदीश चंद्र माथुर का है। आगे देखते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी का। इनका है सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय ही क्या है और रिहर्सल। यह है गणेश प्रसाद द्विवेदी का। गिरजा कुमार माथुर का है मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद और लाउड स्पीकर। और एक कल्पांतर भी याद रखिएगा, इनका ही है, कल्पांतर भी है गिरजा कुमार माथुर का। भगवती चरण वर्मा का है सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार, रुपया तुम्हें खा गया। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का है मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाला, भेड़िए और नव प्रभात। सत्येंद्र का है डॉक्टर सत्येंद्र का कुड़ाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित और बलिदान। ये चारों एकांकी हैं डॉक्टर सत्येंद्र का। विष्णु प्रभाकर का है प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे और इंसान। चतुरसेन शास्त्री का है पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी। पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी चतुरसेन शास्त्री का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे और दूसरा दरवाजा याद रखिएगा।
दूसरा दरवाज़ा। नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे और दूसरा दरवाज़ा। ये है लक्ष्मी नारायण लाल का। धर्मवीर भारती का है नदी प्यासी थी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, नदी प्यासी थी। जैनेन्द्र कुमार का है टकराहट और सुदर्शन का है राजपूत की हार। यहाँ तक हम लोगों का जो नाटक था, एकांकी था, समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं उपन्यास की तरफ। उपन्यास कब से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, प्रथम कौन मानता है, कौन क्या करता है, आइए देखते हैं। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास पहले हम देखेंगे, जिसको प्रथम उत्थान के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो उनकी रचना है मालती, उसके लिए किया था। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। हिंदी का प्रथम उपन्यास और उपन्यासकार एवं प्रस्तोता यानी किसने माना है, यहाँ दिया गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार पंडित गौरी दत्त हैं प्रथम उपन्यासकार और उनका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी 1870, और यह भी नेट के सिलेबस में दिया गया है, इसको पढ़िएगा, अच्छा लगता है, देवरानी जेठानी की कहानी। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने माना है श्रद्धाराम फिल्लौरी को, और यह श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है 1877 का। भाग्यवती। रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास की जो परीक्षा गुरु है 1882 की, उसको प्रथम उपन्यास माना है और प्रथम उपन्यासकार माना है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी को, विजय शंकर मल्ल ने भाग्यवती को, रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को, और निवास दास का है परीक्षा गुरु, फिल्लौरी का है भाग्यवती और गौरी का है देवरानी जेठानी की कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अब देखते हैं प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास कौन कौन से हैं? गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी 1917, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का है वामा शिक्षक 1972, श्रद्धाराम फिल्लौरी का है भाग्यवती 1877, लाला श्रीनिवास दास जी का है परीक्षा गुरु 1882, बालकृष्ण भट्ट का है नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1979, 100 अजान 1 सुजान 1892, 1886, 1879, 1892। यह बालकृष्ण भट्ट का तीनों उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान 1 सुजान। राधा कृष्ण दास का है निहसहाय हिंदू 1890, ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न 1888, लज्जाराम मेहता का है धूर्त रसिक लाल 1889, और स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914। यह है लज्जाराम मेहता का। किशोरलाल गोस्वामी का है लौंगलता वाक आदर्श बाला 1890, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889, लीलावती व आदर्श सती 1901, चपला व नव्य समाज 1903, तरुण तपस्विनी व कुटुरवासिनी 1906, पुनर्जन्म व सौतिया डा 1907, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909, और अंगूठी का नगीना 1918। यह उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी का। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का है अधकिला फूल 1907, और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और अधकिला फूल 1907, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। ब्रजनंदन सहाय का है सौंदर्योपासक 1912, राधाकांत 1918, और मन्नन देवी का है रामलाल 1917, राधिका रमण प्रसाद सिंह का है वन जीवन व प्रेम लहरी 1916,
ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का जो ठेठ हिंदी का ठाठ है, इस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मुहावरों का पाठ्य पुस्तक किसे कहा जाता है? ठेठ हिंदी के ठाठ को। राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, ठीक है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। यह भी पूछा जाता है कि यह गोवध निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा गया है, तो निस्सहाय हिंदू। किशोरलाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम कुमारी 1889 की जो रचना है, यह वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। जहाँ प्रथम आ जाए उसको जरूर से ज़रूर याद करना होता है, ठीक है। प्रथम उपन्यास है वेश्या जीवन पर आधारित, कौन? स्वर्गीय कुसुम कुमारी किशोरलाल गोस्वामी का। किशोरलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। किशोरलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। किशोरलाल गोस्वामी को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है, लेकिन गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरलाल गोस्वामी का है हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी 1890, तारा 1902, राजकुमारी 1902, कनक कुसुम व मस्तानी 1903, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा 1918, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905। यह सारे उपन्यास ऐतिहासिक हैं और किशोरलाल गोस्वामी के हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा प्रसाद गुप्त का है पृथ्वीराज चौहान 1902 का, कुंवर सिंह सेनापति 1903, हम्मीर 1907। ये सब ऐतिहासिक हैं। देख रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान का नाम भी है, कुंवर सिंह सेनापति का है और हम्मीर का है। 2, 3, 4 में है गंगा प्रसाद गुप्त का। जयराम दास गुप्त का है कश्मीर पतन 1907, माया रानी 1908, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1908, कलावती 1909। रामनरेश त्रिपाठी का है वीरांगना, तो इसको मोस्ट लगा लीजिए। हाँ, रामनरेश त्रिपाठी का है वीरांगना 1911। मथुरा प्रसाद शर्मा का है नूरजहाँ बेगम व जहांगीर 1905, ब्रजनंदन सहाय का है लाल सिंह 1916 का, मिश्र बंधु का है वीरमणि 1917 और इसको भी स्टार लगा लीजिए। श्याम सुंदर वैद्य का है पंजाब पतन, कृष्ण प्रसाद सिंह का है वीर चूड़ामणि। आगे देखते हैं। निस्सहाय हिंदू हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन कौन है देवकीनंदन खत्री के उपन्यास। इनके उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति जो कि 24 भाग में 1996, 1896, ठीक है। चंद्रकांता संतति 1896 का है और यह 24 भाग में है। यहाँ 1996 दिया है, यहाँ पर 1896 दिया गया है। चंद्रकांता है 1888 का, चंद्रकांता संतति 1896 का और 24वां भाग ये जो है 1996 में है, ठीक है। नरेंद्र मोहिनी 1993, वीरेंद्र वीर 1895, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ जो कि 6 भाग में है या अधूरा था 1907 में, ठीक है। और बाद में यह 21 भाग में हुआ, ठीक है। और पूरा किसने किया 21 भाग में? इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरे किए। जैसे चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो जब लिखे थे चंद्रवरदाई ने, तो जो अंतिम भाग था वो नहीं लिख पाए, तो उनके पुत्र जल्लड़ ने उनको पूरा किया, ठीक है।
चंद्रकांता जो देवकीनंदन खत्री ने लिखा है 1888 में, यह जब लिखा गया था तो यह हिंदी भाषा में लिखा गया था, और जिस समय यह लिखा गया उस समय उर्दू भाषी लोग ज़्यादा थे, क्योंकि सबसे पहले उर्दू ही चलता था। तो यह स्टोरी, इसमें इतना अच्छा स्टोरी था कि इसको पढ़ने के लिए दूसरों के मुंह से लोग सुनते थे, तो इसको पढ़ने के लिए बहुत से उर्दू भाषी लोगों ने हिंदी सीखी चंद्रकांता को पढ़ने के लिए। ठीक है, गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देवकीनंदन खत्री, तिलस्मी अय्यारी, देवकीनंदन खत्री, और जासूसी उपन्यास गोपाल राम गहमरी। ठीक है, गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं, जबकि देवकीनंदन खत्री तिलस्मी अय्यारी उपन्यासकार हैं। ठीक है, गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून। ये सब किसकी है? गोपाल राम गहमरी की है, मायाविनी है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा गया है। कानन डायल कहा गया है हिंदी का गोपाल राम गहमरी को, क्योंकि कानन डायल भी ऐसे ही जासूसी उपन्यास लिखते थे। ठीक है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं दिए गए हैं प्रेमचंद पूर्व। ठीक है, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने लिखा है घराऊ घाट 1894, बलवंत भूमिहार 1896, राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है सौदामिनी 1891, कुंवर हनुमंत सिंह ने लिखा है चंद्रकला, इसको याद रखिएगा चंद्रकला 1893, जैनेन्द्र किशोर ने लिखा है गुलेनार 1907, जैनेन्द्र किशोर। गंगा प्रसाद गुप्त ने लिखा है लक्ष्मी देवी 1910, अवध नारायण ने लिखा है विमाता 1916, ब्रजनंदन सहाय ने लिखा है राजेंद्र मालती 1897, अद्भुत प्रायश्चित 1901, अरण्य बाला 1915। ठीक है, कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला जो यहाँ देख रहे हैं 1893 में, यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। ठीक है, स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। वह उपन्यास कौन सा है? कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान 1 सुजान 1892 हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। चरित्र प्रधान उपन्यास है। अब देखते हैं द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग। अब तक देखे प्रेमचंद पूर्व युग प्रथम उत्थान, अब देखते हैं प्रेमचंद युग द्वितीय उत्थान। मुंशी प्रेमचंद का जन्म होता है 1880 में, मृत्यु होती है 1936 ईस्वी में, और इनका मूल नाम है धनपत राय, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय के नाम से, नवाब राय बनारसी के नाम से ये रचनाएं करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने दिया था। दयानारायण निगम ने दिया था प्रेमचंद नाम। सबसे पहले इनका नाम था धनपत राय। ठीक है, धनपत राय नाम था। उसके बाद से नवाब राय के नाम से रचना करते थे, और जब इनकी रचना सिटीजन का आरोप लगाकर जब्त कर लिया गया था, तब इन्होंने इनको सलाह दिया, इनके दोस्त थे दयानारायण निगम, और इनको ये सलाह दी है कि आप फिर से रचनाएं करिए, लेकिन प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। नाम दिया था प्रेमचंद का दयानारायण निगम ने, और उपन्यास सम्राट किसने कहा था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, आगे है प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतर निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतर निम्नलिखित है। असरारे मुआविद, देवस्थान रहस्य, यह हिंदी में है। असरारे मुआविद उर्दू में है। ठीक है, उर्दू में है 1903 में, और 1905 में इसको देवस्थान रहस्य नाम से रूपांतरित किए प्रेमचंद जी ने। हम खुरमा व हम सबाब 1906 में, और इसी का हिंदी रूपांतर है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। किसना का रूपांतर है गबन, या पूछा जाता है कि गबन
किस रचना का हिंदी रूपांतर है? तो किसना का। ठीक है। जलवाए इशार का है वरदान, और बाजारे हुस्न का भी पूछा गया है कि सेवा सदन किस उर्दू उपन्यास का हिंदी रूपांतर है? तो बाजारे हुस्न का है सेवा सदन, और किसना का है गबन। गोसाएं आफियत का है प्रेमाश्रय, और चौगाने हस्ती का है रंगभूमि। ठीक है। असरारे माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, जो यहाँ दिख रहा है 1903 से लेकर 1905 तक। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है सेवा सदन, जो कि बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास है कायाकल्प 1926। ठीक है। आगे हम इसको देखेंगे कायाकल्प। उसके बाद है कायाकल्प। उसके बाद है सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार निम्नांकित है। अब तक हम उर्दू के जो उपन्यास थे उसको देखे, उसका रूपांतर हिंदी में देखे। अब हिंदी में जो रचनाएं किए थे, हिंदी में जो उपन्यास लिखे थे उसको देखेंगे। देवस्थान रहस्य 1905 का, इसमें मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना की गई है। प्रेमा है 1907 की, इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। सेवा सदन 1918 का, इसमें वेश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण है, और यह पूछा जाता है कि वेश्या जीवन से संबद्ध उपन्यास कौन सा है? तो सेवा सदन। वरदान है 1921 का, इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। प्रेमाश्रम है 1922 का, इसमें औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। रंगभूमि 1925 का है, इसमें औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण किया गया है। कायाकल्प है 1926 का, और इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है कायाकल्प में। ठीक है। कायाकल्प में आगे देखते हैं। आगे है निर्मला। निर्मला 1927 का है, और इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। निर्मला की शादी होती है, और जिससे शादी होती है वो उससे 2 गुना उम्र का रहता है, यानी वृद्ध रहता है, और गरीबी के कारण निर्मला की शादी उससे हो जाती है। यही यहाँ पर दिखाया गया है, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या। गबन 1931 का, इसमें मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। कर्मभूमि 1933 का, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। दलित किसानों के उत्थान की कथा है, तो ये याद रखिएगा किसमें है? कर्मभूमि में। आगे है गोदान, जो कि फेमस है बहुत ही, जो महाकाव्य का दर्जा दिया जाता है इसको। यह 1936 का है, इसमें किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है गोदान में। ठीक है। गोदान में, और यह भी नेट में किया गया है। मंगलसूत्र, जो कि इनका अधूरा उपन्यास है, 1948 का है अधूरा उपन्यास। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। तो यह नाम याद रखिएगा। यह कैसे उपन्यासकार थे? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार थे। अब देखते हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के जो उपन्यास हैं वो 3 उपन्यास इन्होंने लिखा है, माँ भिखारड़ी और संघर्ष। माँ भिखारड़ी और संघर्ष इनके उपन्यास है। माँ है 1929 का, और इसमें माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन किया गया है। भिखारड़ी है 1929 का, और इसमें अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किया गया है। और संघर्ष है 1945 का, इसमें आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण किया गया है कि जब लोगों के पास आर्थिक विषमता होती है, यानी कोई धन के मामले में कमज़ोर होता है, कोई ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ पर प्रेम काम नहीं आती है, और वहाँ पर क्या होता है? प्रेम निष्फल हो जाता है। और इसी कहानी को भी संघर्ष में दिखाया गया है। ठीक है। आगे है शिवपूजन सहाय का। शिवपूजन सहाय ने सन 1926 में
देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की है। ठीक है, देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की है 1926 में, और यह यूपीटीजीटी जो 2021 हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। चंडी प्रसाद हृदय ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा जो कि 1924 का है और मंगल प्रभात 1926 ये दोनों उपन्यासों की रचना की है। किसने? चंडी प्रसाद हृदय ने। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। तो यह भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है चंद हसीनों के खतूत। खतूत में खत शब्द आ रहा है, इससे भी आप लोग पत्रात्मक जोड़ सकते हैं, ऐसा है नहीं लेकिन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है चंद हसीनों के खतूत 1927। ठीक है, चंद हसीनों के खतूत बेचन शर्मा उग्र का है और यह पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया है। विशाल भारत पत्रिका के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी और इन्होंने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है कि ये घासलेटी साहित्य लिखते हैं, ये उपन्यास नहीं लिखते, ये घासलेटी साहित्य लिखते हैं। और यह बनारसी दास चतुर्वेदी जो है विशाल पत्रिका के विशाल भारत के संपादक हैं। आगे देखते हैं, बेचन शर्मा उग्र ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। वो कौन कौन से उपन्यास हैं? इनके उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत 1927। इसमें हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण किया गया है। हिंदू और मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण किया गया है। दिल्ली का दलाल 1927। इसमें युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश किया गया जो कि पहले बहुत जोरों शोरों से चलता था। ठीक है, दिल्ली का दलाल। बुधवा की बेटी 1928 का। इसमें अछूतोद्धार की समस्या जो मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण किया गया है। बुधवा की बेटी को मनुष्यानंद नाम से इसको रूपांतरित किया गया है। शराबी 1930 का। इसमें वेश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण किया गया है। सरकार तुम्हारी आंखों में यह 1937 में लिखा गया और इसमें शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण किया गया है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और है इनके उपन्यास है चॉकलेट 1927, जी 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 1937। इसमें हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण है। फागुन के दिन 4 1960, जूहू 1963। अब आगे है कि प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है और हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, हिंदी में पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं और जो पाश्चात्य हैं वो जोला हैं। ठीक है, ऋषभ चरण जैन ने प्रकृतिवादी शैली के उपन्यास ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। प्रकृतिवादी शैली के उपन्यास जो लिखे गए हैं उसके जनक हैं उग्र जी, और उसके बाद आते हैं ये लोग ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी शैली में। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं नीचे दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पैसे का साथी 1928, दिल्ली का बेविचार 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाईनेस 1938 और मैं खाना 1938, तीन इक्के 1940, दुराचार के अड्डे 1940। ये टोटल उपन्यास किनका है? ऋषभ चरण जैन का है। अब कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्न है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रकृतिवादी या यथार्थवादी। ठीक है, यानी प्रकृतिवादी को ही यथार्थवादी नाम दिया गया है। ठीक है, इनके जो 3 उपन्यास हैं यहाँ दिए गए हैं, कंकाल, तितली और
इरावती, कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती 1936। कंकाल में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण किया गया है और तितली में पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया कैसे जाता है उसको दिखाया गया है और इरावती इनकी अपूर्ण रचना है और ऐतिहासिक उपन्यास है। यूपी पीजीटी, अभी हम एक ऊपर बात किए यूपी टीजीटी का, और यूपी पीजीटी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, और यह तीनों दिया गया था, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती। आगे देखते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है जो निम्न है। इनका उपन्यास है हृदय की परख 1918। इसमें विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण दिखाया गया है कि विवाह के पहले प्रेम और जो संतान होती है उसको दिखाया गया है। हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, इसमें विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण किया गया है। व्यभिचार 1924 का, इसमें प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन है। आत्मदाह 1937 का है और इसमें आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण है। इन तीनों से अलग है आत्मदाह, ठीक है, 1, 2, 3, 4 चारों से अलग है आत्मदाह आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण है इसमें आत्मदाह में। अनूपलाल मंडल ने निर्वासिता 1929, समाज की बेदी पर 1931, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मयी 1934 उपन्यासों की रचना की। अनूपलाल मंडल का कौन कौन सा है? निर्वासिता, समाज की बेदी पर, साकी, रूपरेखा और ज्योतिर्मयी। निर्वासिता, समाज की वेदी पर, साकी, रूपरेखा और ज्योतिर्मयी, यह उपन्यास है अनूपलाल मंडल का। अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि पर किया है, ठीक है। चंद हसीनों के खतूत जो पांडेबचंद शर्मा उग्र का था पत्रात्मक प्रविधि पर, वैसे ही अनूपलाल मंडल ने समाज की वेदी पर और रूपरेखा ये पत्रात्मक प्रविधि पर लिखा है, ठीक है। अनूपलाल मंडल के अन्य उपन्यास हैं मीमांसा 1937, आवारों की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीरें 1945 और बूझने न पाए। ये चारों जो उपन्यास हैं अनूपलाल मंडल के हैं, ठीक है। अब सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास में। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं और इनकी जो प्रमुख उपन्यास इनके हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।